Good morning, student. I hope your vacation was nice. Once again, I welcome you in physical education classes with the same unit biomechanics in sports. Means physics का हमारे sports में क्या role है? So in last class we have studies about the laws of motion and application in sports. So today I will discuss with a new topic, that is friction. You all are aware about the friction. So friction and its use, advantage and disadvantage in sports. So what is friction? To understand the friction, we have to understood first the Newton's first law, that is law of inertia. So if body is in motion, it will remain in motion. If body is in moving condition, it will be in moving condition until unless it is acted by any external force. तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी तब तक मूव नहीं करेगी या तब तक मूवमेंट रहेगी नहीं करेगी जब तक उस पर कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, या तब कोई भी बॉडी तब तक स्टेबल नहीं होगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। तो ये फोर्स जो होता है एक इनविजिबल फोर्स होते हैं, कुछ ऐसे फोर्स होते हैं जो इनविजिबल होते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं, पर वो हमारी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट पे लगते हैं। तो ऐसे फोर्सेस में एक फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स, जहाँ पर दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये फोर्स लगता है। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स which comes between the two surfaces which resist the motion of that particular object. हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो दो सरफेसेस के बीच में लगता है, जो कि उनके मोशन को या उनके बीच में होने वाली एक्टिविटी को या उसके जो भी मूवमेंट है उसको कम करता है। फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है? फ्रिक्शन बेसिकली दो ही टाइप का होता है। फ्लूइड फ्रिक्शन की भी बात की गई है, लेकिन फ्लूइड फ्रिक्शन एक अलग चीज़ हो जाती है। फ्लूइड फ्रिक्शन को हम एयर वाटर रेजिस्टेंस बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वो भी फ्रिक्शन ही है एक प्रकार का, लेकिन उसको एक वाटर रेजिस्टेंस को थोड़ी सी दूसरी उसकी स्टडी हो जाती है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ग्राउंड फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ग्राउंड में लगने वाला फ्रिक्शन क्या है। ठीक है, तो पानी में जो लगेगा वो पानी में लगने वाला फ्रिक्शन थोड़ा सा वाटर रेजिस्टेंस होता है। एयर में हवा के ऊपर लगने वाला हवा में भी होता है। अगर आप हवा में जाएंगे कोई भी ऑब्जेक्ट तो उस पर भी एक प्रकार का अपोजिट फोर्स लगता है, जिसे हम एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ पर ग्राउंड में लगने वाले फ्रिक्शन की बात करेंगे, एयर फ्रिक्शन या वाटर फ्रिक्शन की बात नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर दो टाइप का फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड डायनेमिक फ्रिक्शन। व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स व्हेन वन बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर द अनदर सरफेस ऑफ बॉडी एंड ओके अंडरस्टैंड। इट मीन्स दैट जहाँ पर ये एक ऐसा अपोजिंग फोर्स है जहाँ पर एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव कर रही है या मूव करने की कोशिश कर रही है, जबकि अभी मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है। Once again, it is static friction is an opposing force when one surface tends to move over another surface yet motion is not started। जबकि अभी मोशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर लगा रही है। तो ऐसे अपोजिट फोर्स को, ऐसे अपोजिट फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसे कोई टेबल रखी हुई है ग्राउंड पे या ये रखा हुआ है, तो यहाँ पर ये स्टैटिक फ्रिक्शन में लगा हुआ है। जब स्टैटिक अभी मोशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, फ्रिक्शन ऑलरेडी है इसमें, पहले से ऑलरेडी फ्रिक्शन है, जिसकी वजह से ये शिफ्ट नहीं हो रहा उधर को। ठीक है, सो दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन हर जगह है। जैसे बॉल, क्रिकेट बॉल रुकी हुई है तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि अभी उसने मूव करना ही स्टार्ट नहीं किया। फुटबॉल रुकी हुई है स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंड में रखे रहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से। पर हम स्टैटिक फ्रिक्शन का यूज़ कहाँ पर करते हैं? हम स्टैटिक फ्रिक्शन का यूज़ करते हैं जब हम लैंडिंग करते हैं। लैंडिंग करने के बाद उस स्टैटिक फ्रिक्शन का, जैसे हमने जंप लिया, जंप लेने के बाद हम स्टैटिक फ्रिक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे ही दूसरा है डायनेमिक फ्रिक्शन। What is dynamic friction? Dynamic friction is an opposing force when one surface of one body tend to move over another surface of body when motion is started। हम ये कह सकते हैं कि
यहाँ पर ये एक ऐसा डायनेमिक फ्रिक्शन, एक ऐसा अपोजिंग फोर्स है जहाँ पर एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर लगा रहा है, जहाँ पर कि मोशन स्टार्ट हो चुका है। अब मोशन स्टार्ट हो चुका है लेकिन एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर लगा रही है। अब ये दिस इज ऑफ टू टाइप, ये दो टाइप का होता है। एक होता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन और एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। व्हाट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन? स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज एन opposing force when one surface of body tends to move over other body surface in sliding condition। जहां पर एक सरफेस, बॉडी सरफेस दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रही है तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो स्लाइडिंग फोर्स कहलाएगा। कहां पर होता है ये स्लाइडिंग फोर्स? स्पोर्ट्स एंड गेम्स में। इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स यू विल फाइंड आउट दिस पोल वॉल्ट। पोल वॉल्ट एक फील्ड इवेंट है एथलेटिक्स में, जिसमें एक पोल के साथ ले जाके पोल को एक जगह पे रखा जाता है और उसके बाद उसको एक प्रॉपर क्रॉस बार को क्रॉस करके मैक्सिमम हाइट को क्रॉस करना होता है, जंप करना होता है, इसे पोल वॉल्ट जंप बोलते हैं। तो पोल और ग्राउंड, जब हम दौड़ के आता है प्लेयर पोल लेके के बाद जब वो ग्राउंड में रखता है तो ग्राउंड लगने के बाद जब ग्राउंड में स्लाइड करते हुए जाता है, पोल का सरफेस और ग्राउंड का सरफेस, उन दोनों के बीच में जो फोर्स डेवलप होगा दैट इज नोन एज स्लाइडिंग फोर्स। तो इस स्लाइडिंग फोर्स की वजह से ही स्लाइड होते हुए वो एक ऐसी जगह पे जाके रुक जाता है जिसके बाद पोल को बेंड करके एथलीट उस क्रॉस बार को क्रॉस करता है। ठीक है। दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स when one body tends to roll over another body। वहाँ पर ये ऐसा एक फ्रिक्शन है, ऐसा एक अपोजिट फोर्स है जहाँ पर एक बॉडी का सरफेस दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करने की कोशिश करता है। तो इन दोनों के बीच में जो, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो मोशन, जो फ्रिक्शन लगेगा या अपोजिट फोर्स लगेगा दैट इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? रोलिंग फ्रिक्शन आपको जहाँ पर भी कोई चीज़ें गोल हुई, जैसे बॉल, क्रिकेट बॉल ग्राउंड में जा रहा है, लुढ़का रहे हैं तो उसके बीच में रोलिंग फ्रिक्शन होगी। ठीक है। ऐसे गाड़ी का टायर है, साइकिल के टायर हैं, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा? रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल कर रही है। तो जहाँ पर एक दूसरे के ऊपर रोल करेगी वहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन होगा, जहाँ एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेगी वहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। ठीक है। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। फ्रिक्शन एक ऐसा अपोजिंग फोर्स है जहाँ पर एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर लगाने की कोशिश करती है और उसके मोशन को रेजिस्ट करने की कोशिश करती है। अब ये दो टाइप होता है, डायनेमिक एंड स्टैटिक। जब कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई भी मोशन नहीं हो रहा है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो ऑब्जेक्ट वहाँ पर अवेलेबल हैं पर उन दोनों के बीच में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उस पीरियड में लगने वाला, जैसे हम मैं रुका हुआ हूँ तो अभी स्टैटिक फ्रिक्शन में हूँ मैं, मेरे पैरों के सोल और ग्राउंड के बीच में एक फ्रिक्शन लग रहा है जो एक स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है। ऐसे फिर डायनेमिक फ्रिक्शन ये है कि जब दो सर्फेसिस के ऊपर फ्रिक्शन डेवलप होता है जबकि हम मोशन कर रहे होते हैं। मोशन करते हुए, जैसे चलते वक्त भी फ्रिक्शन लगता है, हम चलते हैं तो जब ये कभी हम ऐसी स्लिपरी जगह में चलते हैं तो हम पैर को बड़ा घिस घिस के चलते हैं ताकि ज़्यादा फ्रिक्शन डेवलप कर सकें जो कि हमारी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। ठीक है। तो इसमें स्लाइडिंग और रोलिंग दो होते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड कर रहा है वहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जहाँ पर एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर रोल कर रहा है वहाँ पर रोलिंग सरफेस होता है। अब मेन चीज़ है कि फ्रिक्शन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है या फ्रिक्शन को कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। फ्रिक्शन को दो चीज़ें इफेक्ट करती हैं। पहली चीज़ होती है रफनेस और इरेगुलरिटीज ऑफ सरफेस। ठीक है। कि किसी भी सरफेस में कितना रफनेस है, जो फर्श जितना स्मूथ होगा, जितना चिकना होगा उसमें उतने कम फ्रिक्शन पैदा होगी, और जो जितना रफ होगा उसमें उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, या जो जितना उबड़ खाबड़ होगा, इरेगुलरिटीज का मतलब उबड़ खाबड़ सरफेस में ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा होगी। ठीक है। इसीलिए जो डिफरेंट गेम्स के जो ग्राउंड होते हैं वो डिफरेंट तरीके से बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा बास्केटबॉल जो है, आपने बास्केटबॉल देखा होगा, बास्केटबॉल का जो ग्राउंड होता है बड़ा
स्लिपरी होता है। इसीलिए क्या होता है कि उसमें जो यूज़ होने वाले जूते होते हैं वो थोड़ा सा ऐसा होता है कि जो सरफेस के साथ चिपक के चले, इसलिए उनको उनकी जो तली होती है रबर की बनाई जाती है, जिससे कि वो बिल्कुल एकदम ग्राउंड में स्लिप ना करे। ठीक है। तो दूसरा जो है इसका जो फैक्टर है वो है अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। जब भी दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन उनके बीच में होता है। तो वो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन किस लेवल का है, कितना ज़्यादा कितना डेंस है वो मॉलिक्यूल्स वहाँ पर, इस बात पे भी फ्रिक्शन डिपेंड करता है। अब अगला जो टॉपिक है वो है आपका फ्रिक्शन एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस इन स्पोर्ट्स। ठीक है, कि फ्रिक्शन गेम्स एंड स्पोर्ट्स में एडवांटेजियस है कि डिसएडवांटेजियस है। देखिए, फ्रिक्शन का हर एक गेम में एक अपना अलग रोल है। कहीं पर फ्रिक्शन को एज अ एडवांटेज लिया जाता है और कहीं पर फ्रिक्शन को कम करने की कोशिश की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल तो मैंने अभी आपको दिया बास्केटबॉल। आपने देखा कि फुटबॉल ग्राउंड, सब हम यहाँ के फुटबॉल ग्राउंड्स की बात तो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर उतने अच्छे नहीं हैं फैसिलिटीज़। अगर हम इंटरनेशनल, आपने देखे होंगे पूरा ग्रासी ग्राउंड होता है, उन ग्रासी ग्राउंड में अगर आप नॉर्मल स्नीकर मतलब जूते के साथ जाएंगे तो उसमें थोड़ा पानी की मात्रा होती है। पानी की मात्रा इसलिए उसमें रखी जाती है, हल्का सा पानी इसलिए होता है ताकि एथलीट्स के पैर गर्म ना हो, ज़्यादा गर्म ना हो, जिससे कि उनके पैरों में छाले व ब्लिस्टर वगैरह ना पड़ जाए। इसलिए थोड़ा हल्का सा नमी रहती है। नमी रहने की वजह से थोड़ा स्लिपरी होता है। अगर सिंपल स्नीकर अगर पहन के जाएंगे तो फिसलने शुरू होंगे। इसीलिए जो स्टड होते हैं यानी फुटबॉल के जो शू होते हैं उनके नीचे स्पाइक्स डाली जाती है, कील डाली जाती है, ताकि वो घास में गड़ जाए, उनमें एक फ्रिक्शन पैदा करे। जो फ्रिक्शन पैदा होगा तो क्या होगा, वो एक अच्छी स्टेबिलिटी देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन का रोल है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन यहाँ पर काम आता है। यहाँ पर ग्राउंड और शूज़ के बीच में फ्रिक्शन डेवलप करने के लिए स्पाइक्स बनाई जाती हैं या स्टड बनाए जाते हैं। ऐसे ही एथलेटिक में बनाए जाते हैं। एथलेटिक में आजकल नॉर्मली सिंथेटिक ट्रैक यूज़ किया जाता है। सिंथेटिक एक प्रकार की आर्टिफिशियल टाइप का ट्रैक होता है, मैटिंग होती है, तो हल्की स्लिपरी होती है लेकिन थोड़ा सा स्पंजी होती है। तो क्या होता है उसमें, आपने देखो नुकीले कील रखे जाते हैं ताकि वो कील ग्राउंड में प्रॉपर तरीके से धस सके, जिससे कि एथलीट अच्छे से भाग सके, फिसले ना, या अच्छे से उसमें तेज़ी से भाग सके। ठीक है, तो ये दो तो मैंने बता दिए कि फ्रिक्शन का क्या रोल है यहाँ पर इन दो गेमों में, और लगभग सभी गेमों में है। फ्रिक्शन का सरफेस में होता है, कहीं पे सरफेस फ्रिक्शन का यूज़ किया जाता है, कहीं पे बॉल के साथ फ्रिक्शन। जैसे आपने देखा होगा बास्केटबॉल, फुटबॉल आपने देखा होगा कि फुटबॉल बड़ी स्मूथ होती है, बहुत शाइनिंग होती है उसमें। अगर आप यूजुअली आपके हाथ में अगर थोड़ा सा भी पानी लगा होगा, उसको पकड़ने की कोशिश करोगे तो फिसलने की कोशिश करेगी। उसी के कंपेरेटिव अगर आप बास्केटबॉल देखोगे तो बास्केटबॉल में ज़्यादा क्या होता है, फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। उसमें छोटे छोटे डॉट बनाए जाते हैं। डॉट बनाने का कारण क्या है कि एक सरफेस दूसरे सरफेस के साथ स्लिप ना करे। अच्छी ग्रिप बनने के लिए फ्रिक्शन का यूज़ किया जाता है, उसमें फ्रिक्शन को बढ़ाया जाता है। जबकि अगर फुटबॉल में ये छोटे छोटे स्पॉट बना दिए जाएंगे तो क्या होगा, उसमें एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगी, जिसकी वजह से बॉल वेटेड हो जाएगी। वेट हो जाएगी तो बॉल एक सही डेस्टिनेशन पर नहीं जा पाएगी। इसलिए उसमें एरोडायनामिक्स पे बेस पे बनाई जाती है फुटबॉल, जबकि बास्केटबॉल एयर रेजिस्टेंस फ्रिक्शन के बीच में, हाथों के बीच में और बॉल के बीच में सही फ्रिक्शन पैदा हो, इसलिए बॉल में डॉट बनाए जाते हैं ताकि हाथों पे ग्रिप सही से बन सके, ज़्यादा फिसले नहीं बॉल। इसीलिए बास्केटबॉल में ये चीज़ें की जाती हैं। ऐसे ही पोल वॉल्ट में आपने देखा होगा, जो पोल होता है वो थोड़ा सा नीचे से स्मूथ होता है ताकि वो रुके ना कहीं पर। अगर माना सरफेस में हमने डाला, पता चला कि कहीं फंस गया वो पोल, तो क्या होगा, गिर पड़ेंगे, बहुत भयंकर इंजरी हो सकती है। इसीलिए उसको स्लिप करते हुए एक फिक्स कॉर्नर में जाके फंस जाता है वो पोल। थोड़ा सा वहाँ पर फ्रिक्शन को कम करने की कोशिश की जाती है, हाई से लो फ्रिक्शन की तरफ जाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फ्रिक्शन कहाँ पर डिसएडवांटेजियस है, कहाँ पर फ्रिक्शन को कम करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर तो हम फ्रिक्शन बढ़ाने की कोशिश, जितने भी एग्जाम्पल दिए हमने फ्रिक्शन को बढ़ाने की कोशिश की है। अब कहाँ पर कम किया जाता है, जैसे रोलिंग फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो साइकिलिंग,
आपने देखा होगा साइकिलिंग का जो एरिना है जिस पे हम साइकिलिंग की जाती है, साइकिलिंग की रोड साइकिलिंग अलग चीज़ है। एक साइकिलिंग एक पर्टिकुलर एरिना के अंदर में ऐसा सरफेस होता है, उसका थोड़ा सा तिरछा सरफेस होता है, उस पे साइकिलिंग कुछ ऐसी ही उसकी सरफेस होता है। तो क्या होता है, इतना स्मूथ तो नहीं होता, इससे थोड़ा कम होता है। आपने देखा होगा उन साइकिलों के टायर एकदम ग्रिपलेस होते हैं, बिल्कुल खाली एक लाइनें पड़ी हुई होती हैं, क्योंकि अगर ग्रिप उसमें होगी तो क्या होगा, ग्रिप होगी तो वो ज़्यादा फ्रिक्शन डेवलप करेंगे इसमें, और गाड़ी क्या होगा, वो स्किड कर जाएगी। इसीलिए वहाँ पर क्या होता है, फ्रिक्शन कम से कम रखा जाता है। जो वेलोड्रम बोलते हैं, जो साइकिल का एरिना है उसको वेलोड्रम बोलते हैं, उस वेलोड्रम के एरिने में साइकिल चलने वाली साइकिलों के टायरों में फ्रिक्शन कम रखी जाती है। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जो साइकिलिस्ट है उसको मूव करने में दिक्कत होगी, उसको ज़्यादा फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, तो उसका रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो इसीलिए, लेकिन वो रोड साइकिलिंग में क्या है, रोड साइकिलिंग में अप एंड डाउन सरफेस होता है, तो इसीलिए वहाँ पर अच्छी फ्रिक्शन रखी जाती है ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में अच्छे ब्रेक लगाए जा सके। तो कहीं पर फ्रिक्शन एडवांटेजियस है, कहीं पर फ्रिक्शन डिसएडवांटेजियस है। सो दिस इज अ टॉपिक ऑफ फ्रिक्शन फॉर टुडे. Next day I will come with new topic. Thank you and thank you very much.